हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर के अभी तक आप 2 वीडियो पहले देख चुके हैं। इस थर्ड वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि आखिर विमाओं के उपयोग क्या होते हैं, डायमेंशंस के आखिर यूज क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होता है इसके पहले के वीडियो में आप क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को देखने के बाद वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग है हमारी विमाओं के उपयोग में एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। इसका मतलब है कन्वर्जन ऑफ यूनिट इन वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। इसका यह मतलब है कि एक यूनिट को एक सिस्टम से उठाकर दूसरे सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे चेंज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर भला है क्या, यही तो समझना है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना। मान लो कि आपने लिखा है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे यही सीखना है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे अरे वही है, बस 1000 से मल्टीप्लाई करो। जी नहीं 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 नहीं। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझ लो। मान लो कि आप समझ रहे हैं कि मीटर प्रति सेकंड ये मात्रक होता है, किसका होता है भाई? मान लीजिए कि मीटर पर सेकंड जो मात्रक होता है वेग का होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसका होता है? त्वरण का होता है। इसे अगर चेंज करना पड़ जाए किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर तो फिर इसका आंसर क्या होगा? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन जी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में भरे पड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करें, समझने की कोशिश करें। देखिए लिखा है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। अब आप लोग एक चीज जानते हैं, अगर मैं यहां पर लिखूं एक किलोग्राम और उसके बाद फिर मैं लिखूं, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं डायरेक्ट रटवाता नहीं हूं, ठीक है। 1 किलोग्राम को अगर मुझे ग्राम में चेंज करना हो तो हम लिखेंगे 1000 ग्राम। इसका यह मतलब हुआ कि ये दोनों चीजें आपस में क्या हैं? बराबर है। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि इसका आंकिक मान और इसका मात्रक, इसका आंकिक मान और इसका मात्रक, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल के क्या है? बराबर है। इसका मतलब फिक्स है, इसका मतलब नियत है। तो हम ये एक लाइन यहां पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि, बहुत ध्यान से सुनना, चूंकि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा आंकिक मान, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, आंकिक मान तथा संगत का मतलब क्या है? इसके साथ जो लगा हुआ है, संगत किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा संगत मात्रक उसके किसी अन्य पद्धति में, किसी अन्य पद्धति का मतलब समझते हैं ना, सिस्टम पद्धति के मात्रक, पद्धति उसके किसी अन्य पद्धति में, कर दीजिए के की जगह पे, में आंकिक मान व संगत मान के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको समझ में आ गई होगी बात, के बराबर होता है, ठीक है। क्या आपको इतनी चीज समझ में आ गई कि किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि हो, उसका आंकिक मान और उसका संगत मात्रक किसी दूसरी पद्धति में, देखिए ये एमकेएस पद्धति है क्योंकि किलोग्राम आया है, और वो सीजीएस है क्योंकि वो ग्राम आया है। इससे पहले आप पढ़ भी चुके हो एमकेएस और सीजीएस, ठीक है। तो ये हो गया 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम, हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ये बात क्लियर है ना सभी को? मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझना। तो मान लो कि कोई एक राशि है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना किसी एक, बहुत ध्यान से सुनना, माना किसी एक राशि का किसी एक पद्धति में
किसी एक पद्धति का मतलब सिस्टम, एक पद्धति में क्या आंकिक मान, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, आंकिक मान क्या हो, आंकिक मान मान लिया मैंने n1 तथा मात्रक हमने मान लिया क्या, मान लो हमने यूनिट u1, ठीक, ठीक है, तथा हटा दीजिए, है, ठीक है। इसी प्रकार रटवाऊंगा नहीं मैं, इसी प्रकार इस राशि का किसी दूसरी पद्धति में आंकिक मान मान लिया कि मैंने कितना है n2 तथा मात्रक को मान लिया हमने u2 है, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा था कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान और उसका संगत मात्रक यदि गुणा किया जाए तो वो दूसरी पद्धति में उसी आंकिक मान और संगत मात्रक के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि n1 u1 इक्वल टू n2 और u2। बताओ ये बात हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, इसमें किसी को समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब मान लो कि जो u1 है वो एक पद्धति में है और u2 जो है वो दूसरी पद्धति में है, ठीक है, और n1 और n2 ये अलग अलग क्या है, मान है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे फिक्स होती है, विमाएँ नहीं बदलती हैं, केवल उनके ऊपर पावर चेंज हो जाती है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना द्रव्यमान, ये छोटा सा निगमन ही समझ लीजिए आप, माना द्रव्यमान, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, माना द्रव्यमान की विमाएँ ए तथा द्रव्यमान m कैस होता ना, द्रव्यमान होता है, फिर क्या होता है, लंबाई होती है, ठीक है, तथा ना लगाइए, लंबाई की विमाएँ कितनी है, b, तथा समय की, अभी इसके ऊपर मैं जब एग्जाम्पल करूंगा तब समझ में आएगा, समय की विमाएँ c है, ये हमने मान लिया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि n1 और u की जगह पे क्या लिख सकते हैं, m, l और t, फिर उसके बाद n2, u2 की जगह पे लिख सकते हैं m, l और उसके बाद t। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है, अलग अलग कर दिया मैंने। अब हमने कहा था कि द्रव्यमान की विमाएँ कितनी है, a, तो m की पावर कितनी हो गई, a। तो अब ये a लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये a है। इसकी विमा कितनी बताई, लंबाई की b, और इसकी कितनी बता दी मैंने, c। इसकी भी कितनी हो गई, a, b और c, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लो कि मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी हो, मान लो मुझे यहाँ से n2 की वैल्यू निकालनी हो या n1 की वैल्यू निकालनी हो, किसी एक की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। तो जिसकी भी मुझे निकालनी होगी उसको मान लो कह दिया जाए। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। पहले इसको समझ लो, इसको लिख लो, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। अब इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा m, l और t, यहाँ पे 2, 2 और 2, ठीक है। एक से दूसरे में चलना है और ये क्या हो गया, a, b और c, तो यहाँ हो जाएगा a, b और उसके बाद c, ठीक है। नीचे भी वही हो जाएगा m1, उसके बाद l और t, 1, 1, a, b और c, ठीक है। अगर मुझे n2 का निकालना होता, n2 का निकालना होता तो हम लोग क्या करते, मैंने L2 कह दिया, N2 का निकालना होता अगर मुझे, तो हम क्या करते, इनको नीचे भेज देते, तो ये भी राइट होगा। अगर आप N2 निकालना चाहते हैं तो N2 भी उधर हो जाएगा। पर ये तो अभी नहीं समझ में आया होगा, जब हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, तभी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लो कि आपसे बोला गया है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना, ये तो आपको नोट करना था, ठीक है, ये तो आपको नोट करना था, इसलिए मैंने लिखा। अब मान लो कि आपसे बोला गया कि जो स्मॉल g होती है,
उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। क्यों? सही कहा ना, यही आप पढ़ते हुए चले आ रहे हो कि स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 गुणे 10 की 9.8 होता है, और उसके बाद उसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब आपसे कहा जाए कि नहीं मीटर पर सेकंड नहीं, उसे किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसे आपसे बोला जाए कि किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में निकालो, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तो इसके नीचे एक उदाहरण लिखो, ठीक है? एक उदाहरण लिखो, ध्यान से समझना। उदाहरण लिख रहे हैं, लिखिए ध्यान से। गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण क्या होता है बताओ? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, या ग्रेविटी कह सकते हो। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन हो गया मान लो, ठीक है? दो क्वेश्चन हम करवाएंगे इसके, एक करवाएंगे हम जूल को अर्ग में चेंज करवाएंगे, एक जूल को अर्ग में, और वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगातार बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जा रहा है कि 1 जूल इक्वल टू कितने अर्ग। अर्ग ही नहीं पता होता किसी को, अर्ग क्या होता है इसके ऊपर सस्पेंस बनाए रखो, अभी आगे हम बताने वाले हैं, जो कि बहुत पूछा जाता है, बहुत, ठीक है? देखो, गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना 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 होता है, इसे किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में चेंज करो। करें? देखो जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है? बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसे हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है? ध्यान से समझना। तो हम लोग सबसे पहले तो जिसको भी चेंज करना हो उसकी विमा आपको पता होनी चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण की विमा, ठीक है? लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण की विमा, ठीक है? अब मान लो कि आपको विमा ना पता हो, तो याद रखना जो यूनिट दी हो ना, बस उसी से विमा निकाल लो। मीटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? लंबाई L, और सेकंड के लिए T, और ये जब 2 जो ऊपर जाएगा तो L2 - 2। कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है, दिमाग इसी से लगा लो, इसी में सब कुछ है, ठीक है? जब आपके पास थोड़ा दिमाग आ जाता है, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो ना, तो फिर ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता कि आपको हर चीज़ रटनी ही है, ठीक है? समझ में आई इतनी चीज़? मीटर का L, और उसके बाद ये लिखा है सेकंड, सेकंड का होता है ये 2 लिखा। अब ये जो ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रति है ना, तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है? होती है, ठीक है? यह हमने लिख दिया है, ठीक है? इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम लोग लिखेंगे कि माना, अब बहुत ध्यान से सुनना, कि माना L1 L2, ठीक है? माना L1 L2 नहीं लिखेंगे, माना L1 और L और उसके बाद T1, ठीक है? ये हमारे मीटर और सेकंड को L1 और T1 क्रमशः। अब ये जो L लिखा है, मान लो हमने कहा कि मीटर, तथा ये जो T1 लिखा है वो हमने मान लिया सेकंड, मतलब समय को, ठीक है? मीटर और उसके बाद ये सेकंड, तथा, ठीक है? तथा लिखा क्या? हाँ, हो गया। को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा मान लिया हमने, को प्रदर्शित करते हैं, जबकि, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जबकि L2 व T2 क्रमशः, अब ये मीटर से किसको किस में बदलना है? किलोमीटर में, तो हम लिखेंगे किलोमीटर, तथा अब किस में बदलना है? मिनट में, मिनट को प्रदर्शित करते हैं, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या कहा मैंने कहा कि L1 बराबर क्या है? मीटर, और T1 बराबर क्या कहा? सेकंड, L2 बराबर क्या कहा? किलोमीटर, और L2 के बाद T2 बराबर क्या कहा मैंने? मिनट। सब कुछ दिया है यहीं पे, क्वेश्चन में ऊपर दिया है, ठीक है? क्वेश्चन भी खुद बनाए हो और उसके बाद आंसर भी खुद ही बता रहे हैं, ठीक है? समझ में आई चीज? अब देखो, हम लोग जानते हैं, ठीक है? हम लोग जानते हैं कि चूंकि एक फॉर्मूला जानते हैं, N1 U1 = N2 U2, ठीक है? N1, ठीक है? अभी और चीज़ लिख लो, एक लाइन और लिख लो, ठीक है? एक लाइन और लिख लो, ये हो गया, इतना सब समझ में आ गया। तथा इसी प्रकार यहाँ पे N1 की वैल्यू दी है, ठीक है? मान लो किसकी दी है? N1 की। क्यों? क्योंकि देखो L1 के लिए मीटर लगाया ना, तो N1, इसी प्रकार N1 बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ये मत लिखो, बस इतना वैल्यू लिखो बस, ठीक है? वैल्यू लिखा जाता है,
क्योंकि वो n1 है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। लेकिन हम लोग एक जानते हैं कि n1, u1, n2 और u2, ठीक। n1 की वैल्यू कितनी है 9.8, समझना मेरी बात को। u1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये कुछ भी कर सकते हो आप, इसको n2 मानते हैं तो n1 फाइंड हो जाता, ठीक है। u1 की वैल्यू कितनी है, u1 देखो u1 क्या होता है, u1 हमारे हैं LT स्क्वायर, ठीक है, L1 T1 और वीमाई कितनी है इसकी, यहाँ पे है -2, ठीक, ये है, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद n2 की वैल्यू निकालनी है, यही तो निकालनी है, क्योंकि उसी में तो अंकिक मान नहीं पता है ना, तो वही तो n2 है, ठीक। और उसके बाद u2 क्या है, u2 भी हमारा क्या है L2 और T2 और पावर वही रहेगी -2। क्या बताओ, ये बात समझ में आ गई कि समस्या तो नहीं है, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है, n2 की, तो n2 को उधर रखो, उसको नीचे ले आओ, ठीक, उसको नीचे ले आओ, तो 9.8 L1 और T1 और -2, नीचे क्या हो गया L2 T2 और -2। बताओ ये बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। n2 की वैल्यू निकालनी है, समझ में आ गई, यहाँ करूँ मैं, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ, ठीक, देखो 9.8। अब देखो L1 क्या है, मीटर है, तो मैं लिखूंगा उसको मीटर, ठीक। ये T1 क्या है, सेकंड है, तो इसको लिखूंगा मैं सेकंड। बताओ ये बात समझ आ गई, पावर मत भूल जाना। और नीचे वाला L2 क्या है, किलोमीटर, ठीक है, तो किमी लिख दूं मैं, किमी। और उसके बाद ये क्या है, मिनट, पावर मत भूल जाना। और ये हो गया n2, ठीक। अब देखो एक बात समझो, इनको काटना है, बस इतना दिमाग रख लो, इनको उड़ा देना है, ठीक, इनको उड़ा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर इनको उड़ा ले गए तो समझो सारा खेल हो गया, ठीक है। समझो अब ये हो गया 9.8, उड़ाओगे कैसे, अब ये मीटर है, पड़ा रहने दो, मीटर को मीटर रहने दो, ठीक। आपको करना क्या है, इनको दोनों को एक में चेंज करना है, किलोमीटर को लिख दो 1000 मीटर, ठीक। किसी को दिक्कत, समझ में आ गई इतनी चीज़। अब देखो जरा, फिर ये लाइन खींची मैंने, ये n2 है, समझना, इससे आसान कोई नहीं बताएगा भाई। ये सेकंड है, पड़ा रहने दो। अब देखो जा, सेकंड की पावर -2 और मिनट की पावर -2, सेकंड वाले को नीचे ले आओ, सेकंड वाले को नीचे ले आओ, ये 2 हो जाएगा प्लस का। मिनट वाले को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा कितना, प्लस का। बताओ इसमें किसी को समस्या है, ये बात समझ में आ गई, किसी को समस्या तो नहीं, सबको समझ में आ गया ना। अब देखो जरा, मैं इसी में थोड़ा सा कुछ खेल कर रहा हूँ, ठीक है, समझ लो, वो कर दिया था समय बचाने के लिए। ये सेकंड जो ऊपर मिनट गया था उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और उसके बाद इसका मैं स्क्वायर, एक एक चीज़ बताई जा रही है, समझ लो। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो आपको लगे कि नहीं सर ने डायरेक्ट बता दिया। बताओ ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, लिखा ना हो तो लिख लिया करो जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ, नहीं तो समस्याएं हो जाएंगी, ठीक है। देखो एक एक चीज़ बता रहे हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि n2 बराबर 9.8। देखो मीटर और ये मीटर, मीटर से मीटर ख़त्म, तो बचेगा कितना, फिर बचेगा 1/1000। किसी को दिक्कत, ठीक, बीच में गुणे का चिन्ह। सेकंड स्क्वायर लिखा है, सेकंड स्क्वायर लिखा है, सेकंड से सेकंड खत्म। अब आप सोच रहे होंगे सर जी नीचे तो फिर 1 बचेगा ना, गलत हो गया अब यहीं पे, क्योंकि सेकंड के ऊपर स्क्वायर था और ब्रैकेट लगा था, तो यही गलत हो गया। बस 60 को 2 बार लिखना है, बस यही गलती करोगे पेपर में, और कुछ नहीं होती है, हमेशा यही होती है, ठीक है। तो ये 60 स्क्वायर हो गया, ठीक, इतनी बात समझ आ गई। तो ये हो गया 9.8। अब देखो 0 से 0 उड़ गया, ये 0 से ये 0 उड़ गया, ठीक है। 2 3 6 और 2 पंची 10, तो ये 5 हो गया। ऊपर बचा कितना, 6 बचा, 3 बचा, और नीचे कितना बचता है, 5 बचता है। बस इसको अब हल कर डालो, ठीक है, इसको बस हल कर डालो, समझ लो सारा खेल हो गया, समझ लो सारा खेल हो गया, ठीक है। 6 3 18, 9.8 गुणे में हो गया 18, डिवाइड हो गया 5 से, ठीक है। अब देखो मुझे पहाड़ा वाला तो आता नहीं है भाई, देखो बात है साफ एकदम ऐसा मजाक कर रहा हूँ मैं। 88 64 के 4 हासिल लगे कितने, 6, और 8 9 72, 72 में 6 जोड़ दिया 78, और उसके बाद फिर ये हो गया 8 और ये 9, ठीक है, 4 हो गया, और उसके बाद 8 8 16 हासिल लगा कितना, 1, उसके बाद 1 ही लगा यार, ठीक है, 8 8 16 और 1 हासिल हुआ, और उसके बाद 10 10 7 17, ठीक है, ये 17 हो गए। आंसर हो गया 176 दशमलव कितना हो गया, 4। तो हम लोग लिखेंगे कि 176
176.4 और डिवाइडेड बाई कितना 5। अब इसको 5 से उड़ा दो, बस 5 से उड़ा दो, ठीक है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। 2 बचे 26 हो गए, 5 25, एक बचा और दशमलव लगा के 14 हो गए। तो ये दशमलव लगा दिया मैंने, 2 बार में जाएगा और उसके बाद 5 दूनी 10, 4 बचेगा और 40। आंसर कितना आ गया 5.28, ठीक है। सॉरी 35.28। तो इसको हम लोग जो है लगभग आप लिखना चाहो तो 35.3 लिख सकते हो और ये किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। बताओ कुछ कठिन लगा है? कुछ ना, केवल कैलकुलेशन आना चाहिए, बाकी कुछ है ही नहीं। बताओ समझ में आ गया इतनी चीज़? जल्दी से अगर आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और रह गया हो कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, मुझे समझ में नहीं आया। और नहीं आया है तो डरने की कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन करेंगे और झटके से बिल्कुल आ जाएगा आपको। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हो मेरे लाल, वो क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बताएं। बार बार वही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा जाता है आपसे, तब पूछा जाता है जब आप नीट का एग्ज़ाम, आप जी का एग्ज़ाम और न जाने कौन कौन से वो इंडियन नेवी का एग्ज़ाम और जितने भी एग्ज़ाम जिसमें भी फिजिक्स आती है, ऐसा क्वेश्चन। और हाँ, न्यूमेरिकल लगाते वक्त भी ये क्वेश्चन अगर काम ना आया तो जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन है कि एक जूल को अर्ग में बदलिए। अब ये क्वेश्चन है, चेंज द 1 जूल इनटू द अर्ग, ठीक है। अर्ग में आपको बदलना है 1 जूल को, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना मेरी बात को, 1 जूल को अर्ग में बदलिए, ठीक। सबसे पहले तो आप अपनी रेड लाइन के ऊपर तुरंत लिख लो कि जूल जो मात्रक है वो MKS सिस्टम का है, जबकि अर्ग जो मात्रक होता है वो होता है आपका CGS। वरना आपसे जब पेपर में 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्ग किसका मात्रक है तो आप लटक जाओगे। याद कर लो, अर्ग जो है वो कार्य का मात्रक है और ये CGS पद्धति में होता है, जबकि जो कार्य का मात्रक जूल होता है वो MKS पद्धति में होता है। 1000 बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। चलो अब इतना लिख लिया आपने कि नहीं लिख लिया? तो बस इसी को लिखना है। सबसे पहले लिखना है कि चूंकि जूल MKS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है, जबकि अर्ग CGS का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड। जबकि अर्ग CGS पद्धति में किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। ये बिल्कुल जुबान पे बिठा लो, कार्य का मात्रक होता है। ये बात समझ में आ गई? चलो अब मुझे इसी को बस क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। अब देखो, जिस भी बालक को जूल जो है वो नहीं पता है कि उसको क्या कहते हैं, तो फिर आपसे बुरा कोई है नहीं। समझ लो मेरी बात को। देखो जरा ध्यान समझना, कार्य का एक मात्रक होता है जूल, ठीक है, और कार्य का एक दूसरा मात्रक भी होता है जो कि आपको याद नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। W बराबर होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है F = ma, ठीक है, और उसके बाद W बराबर होता है F × विस्थापन FD, बल गुणे विस्थापन। और बल की जो विमा होती है वो होती है आपकी mLT-2 और D हो जाएगा तो mL2T-2, ठीक है। तो डरो नहीं यार, प्लीज़ डरो नहीं, ठीक है। ये ma हो गया। तो अब देखो जरा ध्यान से, हम लोग इसका m क्या होता है? द्रव्यमान, तो इसका मतलब किलोग्राम। समझ लो, देखो मैं बता रहा हूँ अभी लिखने का तरीका, वरना भूल जाओगे तो फिर हो जाएगी आफत। और ए का मात्रक होता है मीटर/सेकंड², और डी का मात्रक होता है मीटर। डरने वाली कोई बात नहीं, किलोग्राम मीटर²/सेकंड²। लो मेरे लाल, 1 जूल बराबर ये, खत्म।
हो गया। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड और स्क्वायर लगाना मैं भूल गया। ठीक है, आई बात समझ में, तो मैंने लगा दिया। ठीक है, समझ में आई इतनी चीज। मैंने क्या किया, कार्य बराबर लिखा जूल, और जूल लिखने के बाद लिखा F बराबर ma, और लिख दिया F इंटू डी, बल गुणे विस्थापन। F को लिख दिया मैंने, D को लिखा मीटर, और खट से मैंने मात्रक निकाल दिया कि 1 जूल को यदि आपसे कोई MKS में पूछे तो देखिए M, उसके बाद K मीटर किलोग्राम सेकंड, तो ये M और उसके बाद ये किलोग्राम और सेकंड, सब हो गया, हो गया, खत्म। मिटा दूं इसको। ये तो मैंने कुछ समझाया झटके से, अब हम समझेंगे फटके से। देखो जरा ध्यान से, कार्य का मात्रक हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग कि माना MKS पद्धति में, ठीक है, माना MKS पद्धति में द्रव्यमान बराबर m1, लंबाई, अभी यही चीज़ लिखी थी कि नहीं लिखी थी, कि माना MKS पर एक यही सारा लिखा था MKS पद्धति में, लंबाई L1 तथा समय T1 है। ठीक, जबकि CGS पद्धति में द्रव्यमान, इसको मैंने क्या मान लिया, M2, लंबाई को L2, समय को T2 है। किसी को दिक्कत समझ में आई इतनी चीज़? मान लिया मैंने, मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका मात्रक क्या होता है, हम लोग एक चीज़ जानते हैं और चीज़ जानते हैं, परंतु कार्य की विमा, देखो विमा नहीं पता होगा तो फिर इसका यूज नहीं समझ पाओगे। कार्य की विमा MLT-2 नहीं होती है, ये कार्य की नहीं होती है बल्कि होती है, 2 लगा दो यहाँ पे, तो ये हो जाती है हमारी कार्य की। ठीक है, अब समझ में आई बात। अब देखो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि चूँकि N1 U1 ये भाषा अपने आप लिख सकते हो, जो मन करे वो लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं मेरा रटो। ठीक है, N2 और U2। ठीक, N1 की वैल्यू ये कहा गया 1 जूल, तो इसका मतलब ये 1 है, 1, और ये अर्ग के आगे कहने का मतलब है 1 जूल बराबर डैश अर्ग। अब समझ लो मेरी बात, ये जो लिखा है ये समझ लो CGS में लिखा है। ठीक है, CGS, और ये लिखा है MKS। ठीक है, ये 1 जो है वो N1 है, ये क्या है N2 निकालना है। समझो, आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ जाओ। N1 की वैल्यू कितनी है, 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ML2T-2, N2 की वैल्यू कितनी हो गई, नहीं पता, UT। जब पूरी लाइन लिख लिया करे तभी सही गलत का फैसला किया करो, डरा ना करो कि सर जी अभी 1 1 नहीं लगाएं, 2 2 नहीं लगाएं, डरो ना, हम सब लगा देंगे, 2 2 2 1 1 1। अब कंप्लीट। ठीक, समझ में आई बात? अब देखो ज़रा ध्यान से समझना। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? ये हमने MKS पद्धति में लिखा, और MKS पद्धति में M1 मतलब होता है किलोग्राम, MKS में लंबाई बराबर मीटर होता है और समय बराबर सेकंड होता है। CGS में क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है वो हमारा ग्राम में होता है, जो लंबाई होती है वो सेंटीमीटर में होती है, और जो समय होता है वो सेकंड में ही होता है, उसमें बदलाव नहीं होता। समझ लो। ठीक है, आई बात समझे? तो इसको हमने कहा कि अगर समझ में नहीं आया तो MKS CGS की जगह समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख सकते हो कि मीटर के लिए मैंने M1 यूज किया है, मीटर के बाद मीटर के लिए L1 यूज़ किया है, और सेंटीमीटर के लिए L2 यूज़ किया है, किलोग्राम के लिए हमने M2 यूज़ किया है, और किलोग्राम के लिए हमने M1 यूज़ किया है, और उसके बाद ग्राम के लिए हमने M2 यूज़ किया है। आई बात समझ में? नहीं आया तो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो समझो। MKS CGS ये हो गया आपका किलोग्राम द्रव्यमान है। ठीक है, ये आपका के, ये के से मतलब नहीं है, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना? इसमें क्या होता है, इसमें होता है किलोग्राम, उसमें के बाद मीटर और सेकंड, इसमें क्या होता है ग्राम और सेंटीमीटर और सेकंड, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा आपको, अगली बार फिर और करना, परेशान ना, और क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो यहाँ से मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है, तो सबको कहाँ लाओगे, नीचे, तो इधर से 1 से तो मतलब ही नहीं है, तो ये हो जाएगा M1
L1 T1, ठीक, 2 -2। फिर उसके बाद देखो इधर, इसको नीचे लाओ, M2 L2 और T2 और -2, ठीक, ये बात समझ में आ गई। और बराबर में कितना हो गया, N2। समझ में आ गया इतनी चीज़, किसी को दिक्कत तो नहीं। अब मुझे इस M1 L1 और इन सब की क्या करनी है, वैल्यू को चेंज करना है, इन सबको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। देखो अब M1 ये MKS में था, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, किलोग्राम, ठीक। ये L1 ये भी MKS में था, और MKS में L1 का मतलब क्या होता है, मीटर, ठीक। और ये सेकंड में परिवर्तन नहीं होगा, सेकंड की पावर -2। और ये यहाँ पे बताओ, M2 CGS में था तो ग्राम लिखेंगे, ये L2 CGS में था सेंटीमीटर लिखेंगे, सेकंड में ही होता है CGS में भी। और यहाँ ये बॉक्स में बंद, ठीक। और इधर क्या हो गया, N2। बताओ समझ में आ गई बात। अब तुम्हें करना क्या है, इनको सबको उड़ाना है। सेकंड स्क्वायर तो पहले कट गए, ये कट नहीं पाएंगे, तो इनको काटने के लिए क्या करोगे, किलोग्राम को ग्राम में बदलो, 1000 ग्राम, ठीक। मीटर को बदलो 100 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई। 1 किलोग्राम बराबर इतना हो गया, इसमें किसी को समस्या तो नहीं, ठीक है। एक चीज़ रह गई, आई थिंक मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, यही गलती हो जाएगी। तो यहाँ ब्रैकेट देखो, यही गलती होती है हमसे, देखो हो गई वही, ठीक है। तो मैंने सही कर दिया, ग्राम। फिर इसके बाद ये सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं लगाओगे सब गलत हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गई बात। चलो यहाँ ब्रैकेट लगाने का फिलहाल कोई मतलब नहीं है, ठीक। समझ में आ गई इतनी चीज़। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 1000 ग्राम से ग्राम उड़ गए, सेंटीमीटर स्क्वायर से उड़ गया, लेकिन 100 2 बार लिखोगे क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यही गलत होता है। ये कितने बार हो गए, 10⁻7 अर्ग हो गए। तो ये एक चीज़ समझ में आ गई, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ये है हमारी कहानी, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। और यही आपसे पूछा जाता है कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ठीक है। समझ में आ गई इतनी चीज़। एक क्वेश्चन और करें, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क भी देंगे आप लोग को, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब सबसे पहले तो एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, और उसके बाद उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना। और जिसको भी वो जो है कमेंट बॉक्स में दिल मिल जाए, समझ लेना, दिल मतलब समझते हो ना यार, वो छोटा सा यार वो गोल गोल होता है यार, समझा करो यार, मुझे दिल विल नहीं पता है, कभी दिल विल लगा नहीं। देखो ध्यान से समझो, अगर ये मिल जाए समझ लेना मेरा आंसर सही है, ठीक है। मैं बताऊँ या ना बताऊँ, ये मिल जाए समझ लो मेरा आंसर एकदम राइट है। देखो क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क, ये होमवर्क लिख लो, ट्राई करना, ये हमारा आपका होमवर्क होगा, ठीक है। मैं आंसर भी कहो तो बता दूँ, ठीक है। एक न्यूटन को डाइन में बदलो। ओहो डाइन, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। अब एक चीज़ याद कर लो, ये जो न्यूटन है वो MKS सिस्टम का ही है, और जो डाइन है बिल्कुल जैसे अभी क्वेश्चन किया है ना, ठीक वैसे ही होगा एकदम, ठीक। और उसके बाद डाइन है वो CGS का है, निकाल के दिखाना। न्यूटन बल का मात्रक है, वीमा MLT-2 लगा के खट से करना, आंसर आ जाएगा 10 टू पावर, पता नहीं, अब आप करो, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। समझ में आई इतनी चीज़। अब अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ऐसे ही, और नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है, क्योंकि कोई भी यूट्यूब वाला प्रैक्टिस कराता ही नहीं, उसको अपने व्यू से मतलब है, आसान पढ़ाता है, बस यही समस्या होती है। चलो क्वेश्चन लिखो, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लिखो जल्दी से, पारे का घनत्व कितना लिखेंगे, 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसका MKS पद्धति में मान क्या होगा?
द डेंसिटी ऑफ द मर्करी इन सीजियस सिस्टम इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस मर्करी इन MKS सिस्टम? यह है क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आई इतनी चीज। कह रहे हैं कि पारे का घनत्व सीजियस सिस्टम में 13.6 और सीजियस साफ नहीं लिखा है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, समझ जाओ सीजियस लिखा है, ठीक है, क्योंकि सीजियस में ग्राम होता है। अब देखो क्या करेंगे, यहां एक वर्ड आया घनत्व, तो हमको लिखना पड़ेगा इसमें घनत्व की विमा। अब आप लोग तुरंत, अब आपके मन में आ रहे सर जी हमको तो घनत्व की विमा याद ही नहीं है, तो अब हम क्या करें? देखो क्या करोगे भाई, समझो, लिखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ग्राम के लिए हम लोग यूज करते हैं m, और उसके बाद सेंटीमीटर के लिए यूज करते हैं l, लगा दो क्यूब, l ऊपर चला गया तो ml-3, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ml-3। एक बात याद रखो, किलोग्राम हो चाहे ग्राम हो, सबके लिए क्या यूज करोगे? m। सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, सबके लिए क्या यूज करोगे? l। डरना नहीं है, ठीक, समझ में आई बात। चलो घनत्व की विमा हो गई। अब हम लोग लिखेंगे कि माना, ये ग्राम लिखा है, माना ग्राम के लिए क्या यूज करोगे? m1 तथा सेंटीमीटर के लिए l1 है। इसी प्रकार, अब शॉर्ट में चल रहे हैं, इसी प्रकार, पेन खत्म, इसी प्रकार अब ग्राम बदलेगा काहे में? MKS में, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम। इसी प्रकार किलोग्राम के लिए क्या हो जाएगा? M2। जबकि क्या सेंटीमीटर काहे में बदलेगा? अब मीटर के लिए L2 है, चूँकि N1U1 बराबर N2U2, ठीक, समझना, ये वैल्यू N1 की है 13.6, U1 की वैल्यू क्या है? ML, और उसके बाद ऊपर 3, डरो नहीं, अभी हम 1122 लिख देंगे। N2 का मान निकालना है, ML3, ये हो गया। आज के बाद मत कहना कि सर जी हमने न्यूमेरिकल नहीं पढ़े थे। कोई यूट्यूब वाला आपको पढ़ा के दिखाया ऐसा न्यूमेरिकल? नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसको व्यू से मतलब होते हैं, उसको समझ में आए ना समझ में आए मतलब ही नहीं है कोई भी, ठीक। अब 13 कितना हो गया? 6। अब देखो जरा ध्यान से समझना, इन सबको नीचे ले आओ तो हो जाएगा M1 L1, उसके बाद M2 L2 -3, ठीक, और ये हो गया N2। अब देखो N2 बराबर 13.6, M1 के लिए क्या यूज करोगे बताओ जल्दी से? ग्राम, तो लिखेंगे ग्राम। इसके लिए क्या यूज करोगे? L1 के लिए सेंटीमीटर, तो लिखा मैंने सेंटीमीटर। घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं बहुत आराम से बताऊंगा। M2 के लिए क्या यूज करोगे? M2 के लिए यूज करोगे जबकि क्या बताओ भाई? किलोग्राम, तो मैं लिखूंगा किलोग्राम, पोज दे दिया मैंने बैठ के, किलोग्राम। और उसके लिए क्या यूज करोगे बताओ भाई? मीटर के लिए क्या यूज करोगे? L2, है ना, तो L2 के लिए क्या है? मीटर -3। घबराने वाली कोई बात नहीं, समझ में आई इतनी चीज़। चलो अभी इधर करते हैं, देखो N2 बराबर 13.6, घबराने वाली बात नहीं है। ग्राम किलोग्राम की एक को बदलना पड़ेगा, तो चाहो तो किलोग्राम बड़ा होता है, बड़े को चेंज करो, ज़्यादा बढ़िया है। तुम सोचोगे नहीं सर जी मेरा मन है ऊपर वाले को चेंज करना, घबराने वाली बात नहीं है। 1 ग्राम बराबर 1/1000 ग्राम, तो 1/1000 किलोग्राम लिख दो, हो गया। पर क्या करना, इतना कठिन कर क्या करोगे, ठीक है। चलो इसमें कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, चलिए अभी देखें क्या करोगे। ग्राम को क्या करोगे? अब ये लिखा है किलोग्राम, कोई आ जाता है बीच में, क्या करें, ठीक है, ग्राम और किलोग्राम। तो क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे कि ऊपर वाला ग्राम रहने दो, किलोग्राम को क्या लिखोगे? 1000 ग्राम, ठीक, समझना। अब वो लिखा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को नीचे ले आओ, पावर प्लस में हो जाएगी, मीटर को ऊपर ले जाओ, पावर प्लस में हो जाएगी। तो वही करोगे, अभी कुछ छेड़छाड़ मत करो, नहीं सब परेशान हो जाओगे, ठीक है। ऊपर नीचे ले जाओ बस, और कुछ मत करो। ग्राम से ग्राम को उड़ा दो और ये लिख दो N2 बराबर 13.6, नीचे हो गया 1000, ठीक। और उसके बाद देखो ये मीटर क्यूब है ना, अब बदलो इसको 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? जल्दी बताओ। 100 सेंटीमीटर,
तो कितनी बार लिखोगे? 3 बार। क्यों? पावर लिखिए 3, और जिसको ना समझ में आ रहा वो ऐसे समझ ले, सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे क्या लिखोगे? सेंटीमीटर क्यूब। बताओ गलती हुई कि सही है? गलत है। क्यों गलत है? ब्रैकेट नहीं लगाया सर जी आपने, ब्रैकेट लगाइए, नहीं लगाओगे गलत। 13.6। 100 को कितनी बार लिखना है? 3 बार, 1 2 3, और उसके बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब खत्म, और नीचे क्या बचा? 1000। ठीक है, आई बात समझ में? किसी को दिक्कत तो नहीं? सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0, कट गया 0, हो गए हीरो। 13.6 गुणे 10 की घात कितना? 1 2 3 0, तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 लिख दूँ, समझ जाओगे ना? 10 की घात 3। ठीक, समझ में आई इतनी चीज़? ये 10 की घात 3। अब ये काहे में बदल गया बताओ? अब ये बदल गया किस में? किलोग्राम पर मीटर। किस में बदल गया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हम लोग लिखेंगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। समझ में आई इतनी चीज़? ये था हमारा आंसर। अब इस तरीके से मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अब एक होमवर्क और देंगे नहीं। अब बस 4 क्वेश्चन हो गए, चारों के चारों मस्त थे एकदम। कर लिया आप लोगों ने, बहुत कुछ सीखा। अब समझ में आया हो तो वीडियो को अब लाइक कर देना, मैं बार बार नहीं कहूँगा, ठीक है? तो अभी वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया है। पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विमाओं के कुछ और उपयोगों को देखेंगे जो कि और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरल लोलक क्या होता है ये देखेंगे, इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। पढ़ते रहो, मस्त एकदम पढ़ते रहो, और कुछ सोचो मत। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बस एक काम करो, कोशिश करते रहो, एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक।